नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुजीत वर्मा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी। यह सीटेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से लिया गया है। ठीक है, ये आपको पेपर 2 में भी काम करेगा, लेकिन मैं बता दूं ये आपको सीटेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर से लिया गया है, जिसका भाग 4 है भाषा हिंदी, जिसमें आपके 91 से लेकर 105 तक का क्वेश्चन 15 प्रश्न है, जिसमें ये सीडीपी पेडागोजी का है। इसमें हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जिसमें आपका 91 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। बताइए, इसका आंसर करें। इस सारे प्रश्न का आंसर मैं दूंगा और डिटेल में भी बताऊँगा। बताइए 91 का राइट आंसर क्या होगा। तो 91 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। कैसे, आइए समझते हैं कि मंदिरा द्वारा वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द जैसे मुझे, मैं, से सर्वनाम का प्रयोग लिंग, वचन व क्रिया की दृष्टि से ठीक तरह से किया है। उसने आम को एक वचन व पुल्लिंग में समझते हुए लगता है प्रयोग किया है। दूसरे वाक्य में मैं अर्थात वह स्वयं को स्त्रीलिंग में ही समझते हुए थक गई शब्दों का प्रयोग किया है, जो लिंग, वचन व क्रिया की दृष्टि से नियम संगत है। आशा करता हूँ आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 92 नंबर। और 92 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भाषा नियमों की जानकारी से निकलती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। बताइए भाषा क्या है। 92 का आंसर करें। ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा 92 का। तो 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने एवं दूसरों को विचारों को ग्रहण करने के नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर। और 93 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। आप भाषा के पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं, तो ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन होगा वो आपको बताना है। ठीक है, भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, ये चारों में से आपको सबसे कम महत्वपूर्ण कौन लगता है ये बताइए आप। 93 का आंसर करें। तो 93 का जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो है आपका पाठों की संख्या। पाठों की संख्या पे यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में पाठों की संख्या बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि अन्य दिए गए सभी बिंदु महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भाषा का विभिन्न छटाएँ होना जरूरी है, अभ्यासों में वैविध्य होना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग अभ्यास है तो विभिन्नता तो होगा ही, नहीं होगा तो फिर इतने सारे देने का क्या मतलब है। विषय वस्तु में वैविध्य, विषय वस्तु में भी भिन्नता होनी चाहिए, यदि भिन्न नहीं है तो फिर एक ही विषय वस्तु रहेगा, अलग अलग क्यों रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन तीसरा नंबर जो है वो पाठों की संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कम महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन से कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 94 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। बताइए 94 का आंसर करें। तो 94 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 कि संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग काफ़ी सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 95 नंबर। और 95 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। बताइए 95 का आंसर करें। तो 95 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। भाषा अधिगम में कभी कभी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। भाषा का आप अधिगम करें सीखें तो क्या अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, कभी कभी सहारा नहीं लिया जाता, ये कह रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका कथन सही नहीं है, ये कथन गलत है, बाकी कथन सब सही है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी भाषा को ग्रहण करना तथा सीखना यद्यपि एक दूसरे के पूरक हैं, तथापि
इन दोनों पर सांस्कृतिक विभिन्नता, मातृभाषा, स्वभाव, पर्यावरण, क्षमता एवं प्रयास का प्रभाव अलग अलग पड़ता है। यह तीनों कथन सही है तथा विकल्प 3 जो है यानी भाषा अधिगम में कभी कभी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये जो विकल्प 3 है तो भाषा अधिगम में कभी कभी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 96 नंबर। और 96 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। सबसे कम महत्व किसे देंगे ये आपको बताना है। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। बताइए 96 का आंसर करें। तो 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। एक बहुभाषिक कक्षा में विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, समृद्ध वातावरण एवं बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता आदि महत्वपूर्ण आयाम है, जबकि दो भाषाओं के मध्य अंतर एवं समानता का विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर। और 97 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। केवल कहानियों अथवा कविताएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएँ हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। बताइए 97 का आंसर करें। तो 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएँ हों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 98 नंबर। और 98 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है वाला आपको बताना है। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का आपका 3, क्योंकि हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना आप रटवा नहीं सकते, याद नहीं करवा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, तो यही तो पूछा नहीं है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब पॉजिटिव है तो वो सब सही है। यानी अच्छे से समझ लीजिए, भाषा शिक्षण का उद्देश्य दैनिक जीवन में बोलने, लिखने व पढ़ने की क्षमता का विकास तथा विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता से है। इसलिए विकल्प 3 यानी विकल्प 3 जो है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, हिंदी के है ना, तो वो सही उत्तर है। इसका क्वेश्चन के अनुसार ये सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 99 नंबर। और 99 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। हिंदी भाषा का आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मूल्यांकन आपके अनुसार कौन होगा। ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ वो आपको बताना है। व्याकरणिक नियम का, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता। बताइए 99 का आंसर करें। तो इसके अनुसार जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, सीखने की क्षमता का आकलन। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय अधिगम की क्षमता का आकलन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 100 नंबर। और 100 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। संज्ञा शब्दों को 2 उदाहरण दीजिए। बादल, आसमान, चिड़िया। बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। संज्ञा को परिभाषित कीजिए। बताइए 100 का आंसर करें। तो 100 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, बादल, आसमान, चिड़िया। बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे अच्छा तरीका अपने दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले शब्दों जैसे बादल, आसमान, चिड़िया एवं बच्चों आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानियों की रचना करें। यानी जीवन के अनुभव से संबंधित जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो 100 का हो गया आपका। चलिए 101 पे चलते हैं। और 101 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। संवाद, अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना। बताइए 101 का आंसर करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। यानी मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत संवाद करना, अपने अनुभवों को व्यक्त करना एवं परस्पर बातचीत करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए विकल्प दूसरा जो है व्याकरणिक आधारित संरचना अभ्यास
सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 102 नंबर। और 102 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ के आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। बताइए 102 का आंसर करें। यानी इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट कि समृद्ध भाषिक वातावरण। एक समृद्ध भाषिक वातावरण किसी भाषा को सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 103 नंबर। और 103 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। बताइए 103 का आंसर करें। तो 103 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वह देख नहीं सकते, सुन तो सही है ना, तो वो सुनेंगे। तो दृष्टिबाधित बच्चे कानों से सुनी हुई प्रत्येक बात को बहुत ही अच्छे ढंग से ग्रहण करते हैं तथा उनकी सुनने की क्षमता भी अन्यों के मुकाबले काफ़ी अच्छी होती है। अतः भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग कारगर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 104 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है बहुभाषिकता भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बताइए 104 का आंसर करें। यानी बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ कि भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न भी आपका 105 नंबर कहाँ गया, हाँ, और 105 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, इसे ध्यान से आंसर करेंगे, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। बताइए 105 का आंसर करें। तो जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो उनकी अपनी एक नियमबद्ध एवं व्यवहारिक भाषिक व्यवस्था होती है जो व्याकरण नियमों से थोड़ी भिन्न होती है। उसने अपनी मातृभाषा में अपने परिवेश से जो सीखा हुआ होता है उसी के अनुरूप भाषा का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 105 का 2। तो इस तरह का वीडियो से आप अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल के साथ में बने रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।